सभी विद्यार्थियों का स्वागत है कि जैसा कि आप लोगों के तृतीय प्रश्न पत्र में जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था ये लास्ट लेक्चर हमने प्रारंभ किया था। तो आज का जो लेक्चर होगा वो नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप। नातेदारी से संबंधित सभी व्यक्तियों को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रक्त संबंधी नातेदारी, इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर माता पिता और उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। और ऐसे रक्त संबंध इस अर्थ में वास्तविक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सफलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है। और इस संबंध में यह मान्यता है कि जिन व्यक्तियों में समान रक्तकण होने की संभावना की जाती है उन्हें रक्त संबंधी नातेदार कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि एक बच्चे में उसके पिता, दादा, दादी, माँ, नाना, नानी आदि का रक्त होने की संभावना की जा सकती है, तो वह सभी व्यक्ति उस बच्चे के रक्त संबंधी नातेदार होंगे। अर्थात एक परिवार में एक बच्चा है, उस बच्चे के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और मामा और उनके बच्चे, ये सभी रक्त संबंधी नातेदार होंगे। और इस बात को हमें ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि जो रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं होता है। अनेक दशाओं में रक्त संबंध काल्पनिक अथवा माना हुआ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाली टोडा जनजाति में एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि उस स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। और जो पति, जिसको हम टोडा जनजाति में पुरुषुत पिमी एक संस्कार होता है, उसके द्वारा उसे धनुष बाण भेंट करता है और उसे जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पता लगाने के लिए कि वास्तविक पिता उस बच्चे का कौन है, तो एक प्रकार का संस्कार किया जाता है। और जो पुरुष के द्वारा अर्थात उस स्त्री के पति के द्वारा पुरुषुत पिमी नाम का एक संस्कार होता है और उस संस्कार के द्वारा वह अपने बच्चे को धनुष बाण भेंट करता है और तब उस बच्चे को पिता का नाम दिया जाता है। और इसके पश्चात भी यदि देखा जाए तो टोडा जनजाति में पिता और संतान का यह संबंध समरक्त संबंध माना जाता है। जबकि ये पता नहीं है कि उसका वास्तविक पिता कौन है, लेकिन टोडा जनजातियों में फिर भी पिता और संतान का जो ये संबंध होता है वो समरक्त संबंध माना जाता है। और जो रक्त संबंधी नातेदारी के निर्धारण में प्रथाओं का बहुत महत्व मलेनेशिया के ट्रोबिएंड द्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जो इस द्वीप
द्वीप में लोग रहते हैं, जो स्त्रियां हैं वहाँ पर स्त्रियों को यौन संबंधों के क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता मिली हुई होती है और इसके फलस्वरूप बच्चे के पिता को ज्ञात कर पाना बहुत कठिन होता है। तो लेकिन फिर भी संतान का पिता उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसने बच्चे की मां से विवाह किया हो। और इसी प्रकार के उदाहरण अनेक जनजातियों में देखने को मिलते हैं जहां वास्तविक रक्त संबंधों की तुलना में माने हुए अथवा काल्पनिक रक्त संबंधों का भी उतना ही महत्व होता है। जैसे गोद लिए हुए बच्चों से भी माता पिता का वास्तविक रक्त संबंध न होने के बाद भी उनसे एक पुत्र अथवा पुत्री के रूप में माता पिता का वैसा ही संबंध स्वीकार किया जाता है जैसा कि समरक्त पुत्र अथवा पुत्री से होता है। तो कहने का मतलब यही है कि रक्त संबंधी जो नातेदारी है केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती है जिनके बीच प्रजनन का वास्तविक संबंध होता है। ऐसी नातेदारी में समाज की प्रथाएं एक महत्वपूर्ण आधार होती है। तो रक्त संबंधी नातेदारी में समरक्त होना ही आवश्यक नहीं है, तो इसमें अनेक प्रथाओं के द्वारा भी ये निर्धारित होता है कि वो रक्त संबंधी उसको मान लिया जाता है। और दूसरी जो नातेदारी थी वो विवाह संबंधी नातेदारी है। विवाह संबंधी नातेदारी उन व्यक्तियों के बीच में स्थापित होते हैं जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित माने जाते हैं। और विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल अपनी पत्नी से ही नहीं होता है बल्कि पत्नी पक्ष के अनेक दूसरे व्यक्तियों से भी संबंध स्थापित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर उसका अपनी पत्नी के भाई बहनों, माता पिता, बहनों के बच्चों, भाई की पत्नी, बहन के पति तथा भाई के बच्चों से भी बहनोई, दामाद, मौसा, नंदोई, साड़ू तथा फूफा आदि के रूप में संबंध स्थापित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह संबंध स्थापित होने के बाद पत्नी पक्ष के सभी संबंधियों नातेदारों से उसका भी संबंध स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार से एक स्त्री विवाह के द्वारा केवल पत्नी ही नहीं बनती है बल्कि अपने पति के माता पिता, भाई बहनों, भाई की पत्नियों, बहनों के पतियों तथा वंश के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी उसे एक विशेष परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। और इन सभी व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों का आधार रक्त न होकर विवाह होता है तथा ऐसी नातेदारी कभी कभी रक्त संबंधियों से भी अधिक व्यापक हो जाती है, अर्थात ज़्यादा रक्त संबंधियों से भी ज़्यादा संख्या में विवाह संबंधी व्यक्ति हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रक्त संबंधियों तथा विवाह संबंधियों के बीच विकसित होने वाली संपूर्ण नातेदारी को ही हम नातेदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस लेक्चर में नातेदारी के प्रकार, दो प्रकार की नातेदारी होती है, एक विवाह संबंधी और दूसरा रक्त संबंधी। अब नातेदारी की श्रेणियां हैं, कैटेगरीज ऑफ किनशिप। नातेदारी की श्रेणियों में आपके प्राथमिक नातेदार कौन होते हैं, द्वितीयक नातेदार कौन होते हैं और तृतीयक नातेदार कौन होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यदि हम देखें, हम जितने भी व्यक्तियों को देखते हैं या जितने भी व्यक्तियों से हम नातेदारी संबंध रखते हैं उनसे हमारी निकटता और घनिष्ठता पूर्णतया समान नहीं होती है। यह आपको भी मालूम होगा कि हमारे संबंध हमारे अनेक नातेदारों से होते हैं, लेकिन हमारी निकटता और घनिष्ठता सभी लोगों में समान नहीं होती है। कुछ व्यक्ति रक्त अथवा
किसी दूसरे आधार पर हमसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जबकि कुछ लोगों से हमारा संबंध किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से होता है। तो इस दृष्टिकोण से सभी नातेदारियों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सुविधा के लिए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी की श्रेणियों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पहला है प्राथमिक नातेदार क्या है? प्राइमरी किन्स। जैसे एक समूह में अनेक लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारा संबंध प्रत्यक्ष और इतने निकट का होता है कि इन संबंधों के बीच कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं आता है। विवाह अथवा रक्त के कारण ऐसे संबंध स्वयं ही स्थापित हो जाते हैं। जैसे इसी संबंध में डॉक्टर दुबे ने जो प्राथमिक नातेदारी के रूप में 8 संबंधों का उल्लेख किया है, प्राथमिक नातेदारी के रूप में 8 संबंधों का उल्लेख किया है। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन तथा बहन बहन। ये 8 ऐसे संबंध हैं जिसको हम प्राथमिक नातेदारी की श्रेणियों में रखते हैं। और ये सभी एग्जाम्पल ये स्पष्ट करते हैं कि प्राथमिक नातेदारियों के बीच न केवल अत्यधिक घनिष्ठ और निकट के और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, बल्कि इन संबंधों की स्थापना के लिए कोई अन्य संबंधी बीच में नहीं आता है। तो कहने का मतलब जो ये 8 प्रकार के संबंध बताए थे, पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, इनके बीच में कोई दूसरा संबंधी नहीं आता है। अब द्वितीयक नातेदार क्या है? वे सभी व्यक्ति जो प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं उनके जो प्राथमिक संबंधी होंगे वो द्वितीयक नातेदार कहलाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि पिता हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, जबकि दादा को पिता का प्राथमिक नातेदार होने के कारण वो हमारे द्वितीयक नातेदार हो जाएंगे। जो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं उनको हम अपने लिए हमारे वो द्वितीयक नातेदार होंगे। इसी प्रकार से चाचा है, ताऊ है, बुआ, मामा, नाना, नानी, बहनोई, भाई की पत्नी आदि भी हमारे द्वितीयक नातेदार होते हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध अपने पिता, माँ, भाई अथवा बहन के कारण होता है। तो इसलिए वे हमारे द्वितीयक नातेदार होंगे। इसी प्रकार से पत्नी हमारे लिए प्राथमिक संबंधी है, जबकि पत्नी के सभी प्राथमिक संबंधी हमारे द्वितीयक नातेदार माने जाएंगे। और जो विभिन्न आधारों पर स्थापित द्वितीयक नातेदारों की संख्या जो मर्डॉक ने 33 बताई है, 33 बताई है। यह संख्या विभिन्न समाजों में कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके निर्धारण का आधार सभी समाजों में समान होता है। अब जो तृतीयक नातेदार है, तृतीयक नातेदार जो लोग हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होंगे वो हमारे लिए तृतीयक नातेदार होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपनी बहन के पति यानी कि जीजा या बहनोई को अपना द्वितीयक नातेदार मानते हैं, कहते हैं, जबकि जीजा का भाई, जो जीजा के भाई है या उनकी बहन है या माता है या उनके पिता हैं, उनसे प्राथमिक संबंध होने के कारण ये सभी हमारे तृतीयक नातेदार हो जाएंगे। जैसे जीजा, बहन का पति जीजा हो गया, जीजा के जो प्राथमिक नातेदार हैं वो हमारे तृतीयक नातेदार हो जाएंगे, क्योंकि जीजा हमारे प्राथमिक नातेदार नहीं है, बल्कि जीजा हमारे द्वितीयक नातेदार हैं। जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार होंगे वो हमारे तृतीयक नातेदार होंगे। इसी प्रकार से पिता तथा माता की सभी बहनें हमारे द्वितीयक नातेदार हैं, जबकि उन बहनों अथवा बुआ अथवा मौसी जो भी हैं के सभी बच्चों से हमारे संबंध तृतीयक नातेदारों के अंतर्गत आएंगे। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि
सभी फुफेरे और ममेरे भाई बहन एक दूसरे के तृतीयक नातेदार होते हैं। अब जो तृतीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए चतुर्थ श्रेणी के नातेदार होंगे। अब जो तृतीयक नातेदार होंगे हमारे, उनके जो प्राथमिक संबंधी हैं वो हमारे लिए चतुर्थ श्रेणी के नातेदार होंगे, जबकि चौथी श्रेणी के नातेदारों के प्राथमिक संबंधी हमारे लिए पांचवी श्रेणी के नातेदार कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से नातेदारी श्रेणियों का कितना ही विस्तार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को केवल 3 नातेदार की श्रेणियों के बारे में जानकारी दी गई: प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक और तृतीयक नातेदार। तो इस संबंध में ये तथ्य उल्लेखनीय होता है कि प्राथमिक नातेदारों की संख्या सबसे कम होती है, जबकि द्वितीयक नातेदारों की संख्या उससे अधिक। और जैसे जैसे नातेदारी की श्रेणियां बढ़ती जाती हैं, उनकी दूरियां भी बढ़ती जाती हैं, उससे संबंधित नातेदारों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से ये आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट में नातेदारी की रीतियाँ क्या क्या हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो नातेदारी की रीतियाँ में जैसे परिहार है और फ्रेजर है। परिहास संबंध, फ्रेजर के अनुसार जो परिहार के बारे में जो जानकारी दी थी उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। परिहास संबंध है, पहला है परिहार, दूसरा परिहास और तीसरा है माध्यमिक संबोधन। और माध्यमिक संबोधन के साथ साथ मातुलेय और पितृभगनी अधिकार है और सह प्रसविता या सहकष्टी, इसके बारे में आपको अगले लेक्चर में हम जानकारी देंगे। तो और इससे संबंधित जो भी लिटरेचर होगा, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में आपको एक PDF फाइल के माध्यम से इसको प्रेषित किया जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।